सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11 से 10 प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगी। गुजरात सरकार कथित तौर पर कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाने की योजना बना रही है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस के तहत विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद के विशेष सत्र की मांग पर आम सहमति बनाना था। एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम के तहत योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी। भारी बारिश और तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण सिक्किम के लांचुंग में भूस्खलन की घटना हुई। इस स्थान पर महाराष्ट्र के 40 पर्यटक फंसे रहे। हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 4 जून को राज्य का दौरा करेंगे और राज्य इकाई के भीतर विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर में अब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भक्तों से अपील की कि 5 जून को वो अयोध्या न आए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक की प्रशंसा करने वाली टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस ने कहा, राजनीतिक नेतृत्व में हमेशा सशस्त्र बलों को आतंकी शिविरों या आतंकवादियों को बेअसर करने की स्वतंत्रता दी है। पद्मश्री से अलंकृत प्रख्यात कथा लेखिका श्रीमती मालती जोशी की स्मृति में 2 दिवसीय साहित्य का आयोजन 4 और 5 जून को इंदौर में किया जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पैराग्वे के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। यह उनकी भारत की पहली राष्ट्रीय यात्रा है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और पैराग्वे के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून के शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे साझा मूल्यों में विश्वास करते हैं। पैराग्वे के महामहिम राष्ट्रपति वियना और उनके प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक ऐतिहासिक अवसर है। 1961 में हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये भारत में पैराग्वे से राष्ट्रपति स्तर पर केवल दूसरी यात्रा है। हमारे दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे लोगों की प्रगति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर आधारित है। हमारे दोनों देश उन सिद्धांतों पर अडिग रही है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सिद्धांत हमारे सभ्यतागत मूल्यों और ऐतिहासिक अनुभवों में निहित है। पिछले 6 दशकों में ये संबंध क्रमशः मजबूत हुए हैं और आज आपकी यात्रा के साथ ये और भी नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। महामहिम पैराग्वे लैटिन अमेरिका में कॉलोनियल शासन से लड़ने वाला पहला देश था जहां आपका स्वतंत्रता संघर्ष और अन्य लैटिन अमेरिकन देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। वही भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के संघर्षों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान की। हमारे दोनों देशों के लोगों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रबल भावना है। दोनों देश शांति, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने और अपने देशों के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए काम करने को महत्व देते हैं। महामहिम में आपकी सरकार द्वारा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने, भारत के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों को
खोने वाले सभी लोगों के प्रति गहन संवेदना और एकजुटता व्यक्त करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों में विश्वास करता है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है और मानवता की प्रगति और विकास के लिए काम करने के लिए हर समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम कर रहा है। इस प्रयास में पैराग्वे के बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार समर्थक और सहयोगी रहा है। हम आतंकवाद के खतरे से निपटने, ग्लोबल साउथ के हितों और आवाज़ को बढ़ावा देने तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों में आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। महामहिम आज सुबह अपने हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तृत चर्चा की और हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि भारत ने शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, अंतरिक्ष, एआई और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। मुझे बताया गया है कि पैराग्वे में पिछले 1 साल में आपने भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में इनोवेटिव योजनाएं शुरू की है, जिनमें स्कूली बच्चों के भोजन का कार्यक्रम भी शामिल है। भारत इन क्षेत्रों में अपने अनुभव को पैराग्वे और पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। इन क्षमताओं का लाभ उठाकर दोनों देश मानवता की प्रगति और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे दोनों देश भौगोलिक दृष्टि से भले ही दूर हो, लेकिन हमारे साझा मूल्यों और आकांक्षाएं हमें जोड़ती हैं। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैराग्वे में समृद्ध और विविध जनजातीय विरासत है। भारत की तरह आपके देश में भी कला, संगीत, भाषा, भोजन की इन अनमोल परंपराओं को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि आज पैराग्वे से आए हमारे मित्र भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के सुर और स्वाद का आनंद ले पाएंगे। महामहिम, मैं हमारे देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता की गहराई से सराहना करती हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु कार्यवाही सम्मान योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली वासियों की एक साझा चुनौती है जो वर्षों से सभी को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली के संकल्प को दोहराया और एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 की जानकारी साझा करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। एनवायरनमेंट डे बहुत नज़दीक है और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हम सब से जुड़ा हुआ विषय है। वर्षों तक एयर पॉल्यूशन का दंश हम सब लोगों को लगातार डस रहा है। दिल्ली के लोगों को अनेक प्रकार की तकलीफ़ों ने हमेशा इस एयर पॉल्यूशन के कारण घेरे रखा और हम सबका एक ही सपना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, हेल्दी दिल्ली। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने, सब ने मिलकर के एक बहुत ही बेहतरीन एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके अलग अलग आयामों की चर्चा मैं आज यहाँ कर रही हूँ। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ दिल्ली सरकार के साथ मिल कर के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हम लोगों ने अनेकों युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं और जो इनोवेशनल चैलेंजेस दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के हम आमंत्रित करेंगे, कि जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होंगे और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी दिल्ली को दे पाएंगे कि किस किस तरीके से
हम इस एयर पॉल्यूशन के चैलेंज को कम कर पाएँ। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से हमने योजना बनाई है कि मानसून का वो समय छोड़ करके उसके अलावा पूरा साल भर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स और 140 एंटी स्मोक गन्स पूरे के पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगे। हर वार्ड में, हर विधानसभा में वो काम करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसी प्रकार 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें हम दिल्ली की ओर से ले रहे हैं, जो कि रोड क्लीनिंग भी करेंगी, डस्ट कंट्रोल भी करेंगी, जो इंटीग्रेटेड होगी 20 डंपिंग व्हीकल से। यानी कि आपकी स्वीपिंग मशीन कहीं से मलबा उठा रही है तो उसे कहीं मूव ना करना पड़े, डंपिंग व्हीकल वहीं आएगा, उससे पूरा मलबा लेगा और जो भी उसका वेस्ट है उसको कलेक्ट करेगा और वो जाके डंपिंग साइट पे छोड़ के आएगा। इसी तरीके से 70 हम इलेक्ट्रिक लिटर पिकर्स, जो कि बहुत ही वेग के साथ उसका ऐसा उसका मैन्युफैक्चरिंग है कि वो पूरा का पूरा जो लिटर है उसको पिक कर पाएगा, ऐसी 70 इलेक्ट्रॉनिक लिटर पिकर्स भी हम उन मशीनों के साथ 70 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ में जोड़ के उसे काम पे लगाएंगे। और ये जो मशीनें हैं इसमें 30 वाटर टैंकर साथ में चलेंगे, क्योंकि ये जो स्वीपिंग मशीन है इसमें इंटीग्रेटेड जो है वो वाटर स्प्रिंकलर भी है, स्मोक टावर भी है। ये पूरी मशीनरी इकट्ठे काम करेगी कि वहीं छिड़काव भी होगा, वहीं से डस्ट भी उठाई जाएगी और वहीं लिटर पिकर के द्वारा बाकी की गार्बेज भी इकट्ठी की जाएगी। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे भी मंजूरी दे गई है और इसके लिए हमने बजट भी ऑलरेडी दे दिया गया था। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन और कंट्रोल करने के लिए हमने दिल्ली में 13 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, इन सभी हॉटस्पॉट्स पे वहाँ पे जो बड़े बड़े पोल्स हैं उसके ऊपर मिस्ट स्पेयर लगाएंगे, ताकि ये जो स्प्रिंकल होगा, मिस्ट जो डाली जाएगी उसके कारण से उस एरिया में जो कि हॉटस्पॉट हैं वहाँ का डस्ट पार्टिकल भी हम कर्टेल कर सकें। इसके अलावा जितनी हाई राइज बिल्डिंग है, विशेष रूप से 3000 स्क्वायर मीटर से बढ़ी हुई जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल हैं, होटल हैं, इन सब पे एंटी स्मोक गन लगाना कंपलसरी होगा, जो कि पूरी दिल्ली में हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी और उसके कारण से भी पूरी दिल्ली में डस्ट मिटिगेशन का काम हो पाएगा। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 9 जून से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में लखनऊ के भागीदारी भवन में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत को पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे सफल नेतृत्व मिला है। वहीं सीएम ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी साझा की और कहा कि इस आयोजन में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से बताया जाएगा। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की आज़ादी के अमृत काल में भारत को दुनिया का सबसे यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। अमृत काल के इस आयोजन के अवसर पर जो विकसित भारत का एक अमृत काल है, इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों की सामग्री जो आएगी, इसमें अखिल भारतीय स्तर की होगी, जिसमें राज्य भी होगा और पूरे देश स्तर पर क्या कुछ नया हुआ है, यह एक नया अनुभव आपके सामने होगा, जिसको लेकर के प्रतिवर्ष किसी न किसी बहाने आपको संवाद के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार की 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के अलग अलग समय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2-3 आग्रह इस संबंध में थे। अक्सर होता है सभी कार्यक्रमों में हम केवल कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं, कॉमन मैन कहीं ना कहीं उससे अलग हट जाता है, पीछे रुक जाता है, या प्रोफेशनल्स उन सब से अछूता रह जाता है। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपके लिए एक अवसर है। मुझे याद है अभी पिछले दिनों जब हम लोगों को 10 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान जाना पड़ा था,
हम लोगों ने वहां जाते थे तो सबसे पहले संगठन की बैठक लेते थे, संगठन की बैठक के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठक लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चे और जो 22-23 प्रकोष्ठ हैं, ये अपने आप में सबको अपने साथ समाहित कर देता है, सबको अपने साथ समाहित कर देता है। इसमें अधिवक्ता भी आ जाते हैं, इसमें चिकित्सक भी आ जाते हैं, इसमें सीए भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षण संस्थान भी आ जाते हैं, इसमें शिक्षक भी आ जाते हैं, इसमें छात्र भी आ जाते हैं और इसमें लाभार्थी भी आ जाते हैं। यानी समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बनता है और अगर उनके साथ हम उनसे संबंधित विषयों को लेकर के गोष्ठी करें और वक्ता उन्हीं में से किसी व्यक्ति को बनाएं। हां, शर्त यह है कि हम उसको पहले से डिटेल में लिख के दें। अगर हम चिकित्सकों के साथ बैठ रहे हैं, याद करवाइए क्या स्थितियां थी आज से। आयुष्मान भारत के आने के पहले की स्थिति क्या थी? कोई व्यक्ति, किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता था, परिवार के सामने एक संकट खड़ा होता था। आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आयुष्मान भारत में भी आयुष्मान भारत वयम वंदना योजना, ये वय वंदना योजना जो है 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को, उसमें न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत का बंधन है, न मजहब का बंधन है, कोई भी 70 वर्ष का न आय का बंधन है। कोई भी बुजुर्ग है, शक्ति केंद्र में जब आप जाएंगे तो उस आयुष्मान भारत को वहां वितरित करना है। वो उन्होंने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कोई बचा होगा। और अगर आपके हाथों से उसको वह कार्ड मिल गया, आप याद करिए, वह जीवन भर आपको याद करेगा, क्योंकि हर वर्ष उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर वहां प्राप्त होने वाला है। 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष उसको, उसके माध्यम से यानी परिवार का एक बोझ समाप्त, जिसको मोदी जी ने अपने हाथों में ले लिया। ये डबल इंजन की सरकार जिसका भुगतान करेगी, उसके लिए अलग से उस परिवार को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान भारत के अंदर 10 करोड़ लोग यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ये इसके अतिरिक्त है। याद करिए, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस की सरकार 2014 में केवल 1 एम्स था। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी ने संख्या 22 अतिरिक्त नए एम्स बना करके और आगे बढ़ा दी, जिसमें यूपी के अंदर भी 2 नए एम्स बने हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप होलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ स्नातक और परास्नातक विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक प्रदान किए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि राज्य में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि युवा फ्यूचर रेडी होने के साथ रोजगार देने वाले भी बने। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा जैसे आधुनिक कोर्सों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज जो आपको डिग्री मिली है वो केवल शैक्षणिक उपाधि ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, क्योंकि नॉलेज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही कंसेप्ट इसके पीछे है। नॉलेज तो मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सुशिक्षित और सुसंस्कृत 2 शब्दों में अंतर है। तो नॉलेज हासिल करने के बाद में भी
आप एक अच्छे नागरिक के रूप में विशेष रूप से समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे और ये नॉलेज, ज्ञान और कौशल्य का उपयोग समाज के लिए भी निश्चित रूप से करेंगे। यही विश्वास के साथ मैं आपके आगे जो भविष्य है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि नॉलेज ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कमल जी ने इस विद्यापीठ का, डीम यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप आज है वो एक ज्ञान का भंडार है। और मैं अक्सर दो बातें याद रखता हूं: इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो सबसे पहले आप देश के लिए वेल्थ क्रिएटर भी होने वाले हो और इसलिए नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, ये मैं आपको विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। आप केवल वर्तमान में हमारे नागरिक नहीं है, आप देश का भविष्य है। और आज विश्व में हमारे देश की यह विशेषता है कि अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 डॉक्टर भारतीय हैं। यूके में भी यही स्थिति है। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी को मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये इतने होशियार कैसे हैं? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंग, टैलेंटेड, ट्रेन्ड, इंजीनियरिंग, स्किल, मैन पावर वर्ल्ड में किसी देश में है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी विशिष्ट महानुभाव भाइयों एवं बहनों और जिनके निमित्त आज का ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे हमारे सभी छात्र छात्राएं, आने वाले समय के हमारे सभी कर्णधार, आज मंच पर विराजमान देश के सड़क एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गडकरी जी के निर्देशन में देश भर में आज जो एक्सप्रेस वे, ग्रीन कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और विश्व स्तरीय सड़कें विकसित हो रही हैं, वो नए भारत की पहचान है। आपको यदि हम आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड की बात करूं तो आपके द्वारा हमारे प्रदेश के विकास हेतु जिस प्रकार का सहयोग हमें दिया जाता है, हमारा मार्गदर्शन किया जाता है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं समस्त ग्राफिकेरा परिवार को विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय गडकरी जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि आज के दीक्षांत समारोह में कुल 3105 डिग्रियां, 37 पीएचडी उपाधियां तथा 136 पदक प्रदान किए जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और बाबा केदार से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शालिनी राजपूत को शुभकामना देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बोर्ड नई ऊंचाइयों को छुएगा और अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में यह बोर्ड और भी सशक्त रूप से कार्य करेगा। आज छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नव नियुक्त अध्यक्ष
श्रीमती शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में इस हस्तशिल्प विकास बोर्ड के एमडी जेपी मौर्य जी, सभी अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को आज पदभार ग्रहण के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है श्रीमती शालिनी राजपूत के काबिलियत पर, कहे कि जब प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा का ये पद संभाली तो स्वयं से अपनी गाड़ी में चलकर जसपुर से राजनांदगांव, अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक पूरा दौरा की। उसमें उनकी मोर्चा की महामंत्री वो लोग भी थे और सब मिलकर प्राथमिक स्तर में सबसे पहले पूरे प्रदेश का दौरा की थी, मुझे मालूम है। तो उसी काबिलियत के साथ ये हस्तशिल्प विकास बोर्ड को और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में जहां जहां भी ये हस्तशिल्प का काम है पूरे प्रदेश में, वैसे तो है कोंडागांव इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। अभी हम सुशासन तिहार में कोंडागांव गए थे तो वहां शिल्पकारों से मिले भी थे और उनका जो जगह है जहां पर वो लोग निर्माण करते हैं वो सब भी हम देख के आए हैं। हमारा रायगढ़ में एक ताल वहां पर भी मेटल से बनता है, बांस से बनता है। बस्तर में लकड़ी से कई तरह का वहां पर भगवान से लेकर नंदी से लेकर सब कुछ बना रहे हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। तो हम चाहेंगे कि अब आगे शालिनी राजपूत के नेतृत्व में अधिक से अधिक ऐसे लोगों का प्रशिक्षण भी होगा। सरकार की योजनाओं का लाभ भी, लोन वगैरह अनुदान जो भी है वो सब अधिक से अधिक लोगों को मुहैया होगा। कहे कि एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें हम लोग बहुत लोगों को, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है शालिनी राजपूत जी पर और उनके विभाग पर, हस्तशिल्प विकास बोर्ड पर, कि आने वाले समय में ये बोर्ड बहुत और मजबूत होगा और जितने भी जरूरतमंद हैं सबके प्रशिक्षण के लिए, उनके लोन दिलाने के लिए, सरकार की जो सब्सिडी है उसको दिलाने के लिए, ये सब आगे रह के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा। और आज कोंडागांव का जो हम लोग का डोकरा आर्ट है वो सब का मतलब विदेशों में भी बहुत मांग है। वहां मिले थे तो उनको अच्छा मार्केट प्रदान करना ये भी बहुत आवश्यक आज के समय में हो जाता है। बनाते तो हैं लेकिन उनको मार्केट दिलाना, उनको उचित कीमत दिलाना भी बहुत आवश्यक है। मतलब सीधे शिल्पकारों से मतलब बीच में जो बिचौलिया रहते हैं ये सब को भी अगर हम बचा के सीधे जरूरतमंदों तक सामान पहुंचाएं तो ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे शिल्पकारों को हो सकता है। इन सारी बातों का ध्यान हमारा ये बोर्ड रखेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज पूरा चांपा एरिया कोसा के लिए बहुत विख्यात है, तो कोसे की साड़ी को भी हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब की भी मांग विदेशों में है, तो ये सबका काम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, ऐसा विश्वास है। मैं फिर से नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
हम